इसमें बेसिकली हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जो पढ़ना है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो लॉज एग्जिस्ट करते हैं सिमिलर टू आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले एक डायग्राम फॉर्म करते हैं जिसमें हम रिफ्रैक्शन को देख पाएँ या विजुलाइज कर पाएँ। तो ये हमने एक रेखा खींची है जिसके ऊपर हमने माना कि N1 मीडियम है और नीचे N2 मीडियम है। मतलब ये हो गया हमारा मीडियम 1 और ये हो गया हमारा मीडियम 2। तो दो मीडियम हमने मान लिया और एक सरफेस लिया जिसकी बाउंड्री कंडीशन वहाँ पे वैलिड होगी। तो इसका मतलब हम जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो जब हमारी कोई किरण पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके डायरेक्शन में अगर ये बीच में अलग मीडियम नहीं होता तो वो स्ट्रेट निकल गई होती। इसके बीच में अगर दूसरा मीडियम चेंज होता है या अगर मीडियम 2 आता है तो उस कंडीशन में या तो किरण हमारा इस तरफ आ जाएगी या किरण इस तरफ जा सकती है। मतलब हमारा रे का जो डेविएशन होता है या तो जिस पाथ पे आती है उसके ऊपर की साइड चली जाएगी या उसके नीचे की तरफ आ जाएगी। ये डेविएशन आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता किया जाता है कि डेविएशन हमारा पहले ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अगर ऊपर की तरफ होगा तो कितना डेविएशन होगा या नीचे की तरफ होगा तो कितना डेविएशन होगा। किस कंडीशन में ऊपर की तरफ डेविएशन होगा, किस कंडीशन में नीचे की तरफ डेविएशन होगा, वो हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से समझते हैं। तो पहला सिद्धांत जो इसमें भी सिमिलर टू रिफ्लेक्शन के है, पहला सिद्धांत है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, मतलब जो किरण हमारे पास आ रही है, मतलब ये किरण हमारी हो गई इंसिडेंट रे या आपतित किरण। उसी तरह से जो किरण इस सरफेस से जा रही है मतलब रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो रिफ्लेक्शन में हमने एक उस पॉइंट पर जहां पर ये दोनों किरणों का मेल होता है या उस बाउंड्री पर एक नॉर्मल हम खींचते हैं, तो एक नॉर्मल हमने यहां पर भी खींच दिया। ये हो गया हमारा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर जो आपने नॉर्मल खींचा, जो इंसिडेंट पॉइंट है उस पर जो हमने नॉर्मल खींचा, ये तीनों जो लाइंस होंगी ये आपका सेम प्लेन में होंगी। मतलब ये हमारा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों हमारी सेम प्लेन पर होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला लॉ हो जाता है रिफ्रैक्शन का कि हमारी जो सेम प्लेन पे क्या क्या होंगी, इंसिडेंट रे मतलब कि आपतित किरण, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे मतलब अपवर्तित किरण तथा नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपके आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है ये तीनों सेम प्लेन पर एक ही समतल में होनी चाहिए। दूसरा जो इसमें हम लोगों का लॉ है वो रिलेट करता है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में पढ़ा था। यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल है जिसमें हम आई से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बदले हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करेंगे, मतलब वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से बनाएगी जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है वो हमारा दूसरे लॉ से स्टैब्लिश होती है। तो ये लॉ बताता है कि हमारा साइन जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, साइन अगर हम इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस का लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर साइन लें और इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये कांस्टेंट आना चाहिए, ये स्थिरांक होना चाहिए। तो हमारे दोनों लॉज क्या कहते हैं, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। दूसरा लॉ बताता है कि हमारा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, मतलब कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये बिल्कुल ही अगर आप याद करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बिल्कुल मिलता जुलता है। पहला वाला तो मोर और लेस सेम है, बस वहाँ पर रिफ्लेक्टेड के बदले आपने रिफ्रैक्टेड यूज कर लिया। सेकंड वाले केस में आपने
वहाँ पे आप एंगल्स को इक्वल कर रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने एक रेशियो है जिसको हमने कांस्टेंट के इक्वल किया। वो रेशियो किस चीज़ का है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने साइन आई बाई साइन आर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, जो हमारा दूसरा लॉ है। तो इन दोनों के बेसिस पे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के सारे अलग अलग जो भी डायग्राम्स आप समझेंगे वो बेस होता है। और ये जो कांस्टेंट है हमारा, ये कांस्टेंट बेसिकली n21 या इसे कह लें हम अपवर्तनांक के इक्विवेलेंट भी होता है। अपवर्तनांक के बारे में हम डिटेल में अगले स्लाइड में चर्चा भी करेंगे, बट ये जो कांस्टेंट होता है ये हमारे अपवर्तनांक पे के इक्विवेलेंट होता है। अपवर्तनांक हमारा इन दोनों मीडियम्स के बीच का रिलेशन होता है कि इन दोनों मीडियम के बीच में लाइट किस तरह से बिहेव करेगी, उनका एक कांस्टेंट या कंसिस्टेंट रिलेशन होता है जो हर जगह इक्वली वैलिड होता है। तो इसीलिए हमने बोला कि ये जो कांस्टेंट है वो अपवर्तनांक के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो अपवर्तनांक के बारे में हम अगले स्लाइड्स में डिटेल में जाएंगे कि अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। अभी भी हमने यहाँ पे एक दो चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आई है, वो है कि कब हमारा रे दूर की तरफ जाएगा और कब हमारा रे नज़दीक में आएगा। क्योंकि हमने क्या देखा, अगर कुछ नहीं होता तो स्ट्रेट निकल जाता। तो एक सिचुएशन है कि वो नॉर्मल के तरफ आ जाए और एक सिचुएशन क्या है, वो नॉर्मल से दूर चला जाए। तो किस सिचुएशन में हमारा वो नॉर्मल के तरफ आएगा और किस सिचुएशन में नॉर्मल के दूर जाएंगी, वो सारी चीज़ें इन सभी से रेगुलेट होती हैं, इनसे निकाला जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें बेस की जाती हैं।